ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो अब पीओके के जरिए या फिर जो बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का लगता है उसके जरिए इन्फिल्ट्रेशन आतंकवाद का नहीं करवा पा रहा है। जो जिनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसने इन्फिल्ट्रेशन करवाया, घुसपैठ करवाई, उन्हें सेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। जिसके बाद लगातार ये खबरें आई कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अपने लॉन्च पैड्स बना रहा है। बांग्लादेश के जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में जाकर शरण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तौयबा है, ये दोनों आतंकी संगठन उन बांग्लादेश के आतंकियों को, बांग्लादेश के नागरिकों को, बांग्लादेश के लोगों को पैसे का लालच देकर ट्रेन कर रहे हैं। वो खबर जैसे ही आई, लेकिन वहां ऑपरेशन तीस्ता भारत की सेना के द्वारा किया गया था और एक साफ पैगाम दे दिया गया था कि अब घुसपैठ किसी भी तरीके की नहीं होगी। तो अब पाकिस्तान ने एक तीसरा रास्ता अख्तियार किया है और वो रास्ता है नेपाल बॉर्डर के जरिए। देखिए, नेपाल पूरे एशिया की अगर मैं बात करूं तो कोई भी देश इस तरीके का नहीं, इस तरीके के संबंध नहीं है जिस तरीके के संबंध भारत और नेपाल के हैं। भारत से अगर आपको नेपाल जाना है तो आपको किसी वीजा की, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेपाल के लोगों को अगर भारत आना है तो उन्हें भी नहीं जरूरत पड़ेगी। और वो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे यहां आधार कार्ड हुआ, मतलब अपनी पहचान से जुड़ा कोई भी कागजात दिखाकर बॉर्डर पर भारत में एंट्री कर सकते हैं, भारत से नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। यहां अब जो नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं सुनील बहादुर थापा ने 9 जुलाई 2025 को काठमांडू में नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय सेमिनार में यह कहा कि अब पाकिस्तान नेपाल के जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चुनौतियां इस सेमिनार का मुद्दा था। इसमें उन्होंने कहा, थापा ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भारत पर हमला करने के लिए नेपाल के खुले बॉर्डर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से भारत ने मात्र 23 मिनट में 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 1:28 पर यह खत्म हो जाता है। पाकिस्तान के भीतर, उसकी राजधानी के आसपास या फिर सैकड़ों किलोमीटर भीतर तक पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे, 9 ठिकानों पर हमने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के भी कई लोग मारे गए, हाफिज सईद के परिवार के भी कई लोग मारे गए, और इसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और अब उनका बदला लेने के लिए पाकिस्तान इस तरीके की हरकत कर सकता है, खुले बॉर्डर का दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दोनों संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा नेपाल को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले हो सकते हैं। थापा ने कहा कि यह खतरा न केवल भारत के लिए बल्कि नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी गंभीर है। तो जिस तरीके की चेतावनी नेपाल के द्वारा भारत को दी गई है, उस चेतावनी को बहुत ही रक्षात्मक ढंग से, बहुत ही कहें कि सही सलीके से, तरीके से इस चेतावनी को लेना होगा, गंभीरता से इस चेतावनी को लेना होगा। नहीं तो फिर जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते हैं उन पर फर्क पड़ सकता है और वहां से घुसपैठ हो सकती है। थापा ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। एक नेपाल की सुमित्रा कार्की भी थी, जिसमें अब थापा ने स्पष्ट किया कि नेपाल अपनी जमीन का इस्तेमाल वैसे तो भारत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ होने नहीं देगा, लेकिन साथ ही गहन खुफिया सहयोग, मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा में सहयोग की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों को नष्ट किया। थापा ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान का उन्होंने हवाला दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और फंड करता है। इसके लिए हालांकि उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन यहां यह भी आपको एक ट्रायंगल पर भी गौर करना जरूरी है कि इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम का जब हमला हुआ, उसके बाद चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा था। वो ड्रोन्स देने की बात हो या फिर अब 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की बात हो या फिर गोला बारूद देने की बात हो, टर्की को साथ लेने की बात हो, ये जितनी भी बातें हैं वो पूरा सपोर्ट चाइना ने किया। और चाइना की गोद में मौजूदा वक्त में जो नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष हैं केपी ओली, वो बैठे हैं पूरी तरीके से, वो चाइना के रंग में रंगे हुए हैं। वो भारत के लिए एक बड़ा खतरे की बात हो सकती है। पाकिस्तान के लिए चाइना नेपाल को प्रभाव में लेकर भारत के खिलाफ घुसपैठ, चाइना मैं गौर करिएगा बात को,
चाइना भारत में घुसपैठ पाकिस्तान के लिए नेपाल बॉर्डर से करवा सकता है, क्योंकि चाइना का भरोसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिशें किन किन तरीकों से हो सकती हैं, देखिए। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। नागरिक केवल आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर अन्य बुनियादी दस्तावेज दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं। आतंकी संगठन इस खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर नेपाल से भारत की घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए 1999 में इस 22 घटना पर गौर करिएगा। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814, जिसके ऊपर हिंदुस्तान में एक फिल्म भी बनी है, और फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी, काठमांडू से हाईजैक किया गया था, जिसे अफगानिस्तान ले जाया गया। कांधार हाईजैक के नाम से आप इसे जानते हैं। जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, जो आज भारत की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, यही मसूद अजहर के साथ इसके 3 आतंकी सहयोगियों को भी भारत को रिहा करना पड़ा था। हो सकता है एक बार फिर ये जिस तरीके से IC-814 हाईजैक किया गया था 1999 में, ठीक उसी तरीके से अब फिर पाकिस्तान के आतंकी दोबारा से इस तरीके का कोई प्लान बना रहे हो। हाल ही में 18 मई 2025 को लश्कर ए तैयबा के नेपाल मॉड्यूल के सरगना की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हत्या भी की गई। नेपाल मॉड्यूल के सरगना की हत्या की गई सिंध प्रांत में, जिसमें नेपाल में आतंकी गतिविधियों की मौजूदगी को उजागर किया था। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बांग्लादेश हो, भारत से सटा हुआ, या फिर नेपाल हो, यहां आतंकवादी संगठन काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मदद से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। खुफिया सूचनाओं के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी नेपाल को एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी नेपाल में मौजूद है और भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। कहीं रिपोर्ट से ऐसा दावा मिलता है। और अगर 37 पाकिस्तानी भारत में हथियार लेकर या बिना हथियारों के आ जाते हैं, क्योंकि यहां उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स होंगे, जाहिर सी बात है, अगर 37 आतंकवादी भारत में एंटर करते हैं तो ये 37 आतंकवादी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं हिंदुस्तान में। बांग्लादेश से आतंकी नेपाल पहुंचकर नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, जो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण आसानी से बन जाते हैं। देखिए, भारत में भी आप आसानी से जो अवैध तरीके से रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, वो 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए में अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, बैंक का खाता खुलवा लेते हैं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेते हैं। कहीं दावा है कि 2 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ लोग हैं जो अवैध तरीके से इस देश में आए हुए हैं, कहीं दावा है कि 5 करोड़ से ज्यादा ही लोग हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है, बस दावा किया जाता है। तो आधार कार्ड बनना या फिर नकली दस्तावेज बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें पाकिस्तान का POK आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, पाकिस्तान अपनी रणनीति अब बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ करेंगे तो दुनिया में उसे जवाब देना होगा कि क्यों ये घुसपैठ हुई। बांग्लादेश से अगर घुसपैठ होगी तब भी उसे जवाब देना होगा, क्योंकि ISI पाकिस्तान की लंबे वक्त से बांग्लादेश में एक्टिव है। लेकिन अगर नेपाल के रास्ते ये आतंकवादी भीतर आते हैं देश के, तब पाकिस्तान की जवाबदेही नहीं रहेगी और पाकिस्तान इस बात से पल्ला झाड़ लेगा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब वो सीधे भारत पाक सीमा के बजाय नेपाल और बांग्लादेश जैसे रास्तों का उपयोग कर रहा है, ताकि हमला होने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी जिम्मेदारी से बच सके। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ये जितने भी हैं, नेपाल में 7 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लॉन्चिंग पैड्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, वहां जो मुस्लिम एरियाज है, मुस्लिम इलाके हैं, वहां 7 लॉन्चिंग पैड्स ये बना रहा है, पाकिस्तान बना रहा है, और यहीं से इन आतंकवादियों को लॉन्च करने की बात लगातार कही जा रही है। टर्की की भी यहां संदिग्धता मिलती है। टर्की का भी इसमें कहा जा रहा है कि टर्की का भी यहां हाथ हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टर्की भारत नेपाल सीमा पर 100 मदरसों के निर्माण में शामिल है, जो संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र बन सकते हैं। टर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए जाने के इतिहास को देखते हुए इसकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली घुसपैठ और आतंकी हमलों को रोकने के लिए भारत क्या क्या कदम उठा सकता है? भारत को नेपाल और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के साथ गहन सहयोग करना होगा। नेपाल के हवाई अड्डों और सीमा चेक पॉइंट्स पर हाईटेक निगरानी प्रणाली को और ज्यादा पुख्ता करना होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से नेपाल आने वाली उड़ानों की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से कि पाकिस्तान से जो फ्लाइट बांग्लादेश आ रही है उनमें कौन लोग आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। बांग्लादेश से जो फ्लाइट नेपाल आ रही है
उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, जमीनी रास्ते से जो लोग आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहां कुछ लोगों का दावा यह भी है कि क्यों ना ये जिस तरीके से मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे खुला बॉर्डर दोनों देशों के बीच चलता है उसे हम बंद कर सकते हैं, लेकिन भारत इतना भी कमजोर नहीं है कि पाकिस्तान के इन आतंकवादियों से, छिटपुट आतंकवादियों से डरकर, मतलब इस तरीके का जो कदम भारत और नेपाल के बीच जो दोस्ती है उसे वो बंद कर दे। तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हां, हमारी खुफिया एजेंसी अब और ज्यादा एक्टिव जरूर हो गई होंगी। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की तैनाती को और बढ़ाया जा सकता है। एसएसबी ने हालांकि 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया है जो 24 घंटे वहां गश्त कर रहे हैं। सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग, इमेजिंग और मोशन सेंसर जैसी तकनीकों का उपयोग और ज्यादा बढ़ाना होगा। आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उन्हें और ज्यादा तेजी से चलाना होगा। आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग को रोकने के लिए भारत नेपाल को मिलकर एक मजबूत कदम उठाना होगा। बाकी भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो शार्क है और अन्य मंचों पर नेपाल और बांग्लादेश के साथ आतंकवाद विरोधी जो सहयोग को है उसे मजबूत करना होगा। बाकी जागरूकता अभियान भी और ज्यादा चलाने होंगे जिस तरीके से आतंकवाद को रोका जा सके, आतंकवाद को पनपने से रोका जा सके। तो फिलहाल जिस तरीके से IC-814 को हाईजैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, वैसा कुछ एक बार फिर से ये कर सकता है। बाकी नेपाल में भी अगर ये सवाल आपके मन में है कि क्या नेपाल में आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, तो हां, नेपाल में आतंकी संगठनों की मौजूदगी की खबरें वक्त वक्त पर आती रहती हैं। नेपाल में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मॉड्यूल सक्रिय हैं। 2017 में सनोली बॉर्डर पर एसएसबी ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार भी किया था। 28 मई 2025 को लश्कर तैयबा का नेपाल मॉड्यूल का जो सरगना था उसे सिंध प्रांत में मार दिया गया। 1999 में IC-814 हाईजैकिंग के मामले में भी नेपाल का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया गया। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री NP दाऊद ने कहा था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन नेपाल में शरण लेते हैं जो भारत और नेपाल दोनों के लिए खतरा हैं। दोनों के लिए खतरा है। तो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन दोनों देशों में पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज, पाकिस्तान अपने आतंकी मॉड्यूल्स तैयार कर चुका है, जिससे भारत को अब और ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है और ज्यादा अपनी खुफिया एजेंसियों को यहां पर सक्रिय करने की जरूरत है। बाकी यहां पाकिस्तान दावत इस्लामिया करके भी एक संगठन यहां चलाता है। 2020 में रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेपाल से जो सीमा है, मस्जिदों और गेस्ट हाउसों का निर्माण यहां बहुत तेजी से पाकिस्तान कर रहा है। दावत इस्लामिया द्वारा यहां फंडिंग दी जाती है, इनका उपयोग आतंकियों को शरण देने के लिए किया जाता है। नेपाल में भ्रष्टाचार के कारण आतंकी नकली दस्तावेज बना लेते हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मुख्य रूप से फंडिंग करता है, प्रशिक्षण देता है और शरण भी देता है। बाकी टर्की जिस तरीके से भारत और नेपाल के बॉर्डर पर लगातार एक्टिव है और वहां 100 से ज्यादा मदरसे वो खोल रहा है, जो रिपोर्ट्स दावा करती हैं, वो वाकई में भारत के लिए बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। इस पर सबसे पहले चिंता करने की जरूरत है और सबसे पहले इसी सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है। बाकी जो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी, जो विषय आपके साथ साझा किया, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।